Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the important topics of DU Soul. The subject is advertising, personal and salesmanship. Semester 6 की बात कर रहे हैं and that is the part number 4 जो कि आपका एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का है. नाउ एडवर्टाइजिंग के अंदर अगर मैं इम्पॉर्टेंटली बात करूं तो मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड किए हैं और उसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं. एंड द प्रॉब्लम ऑफ द सब्जेक्ट इज़ कि इसके अंदर ना रिपीटेडली जो टॉपिक्स हैं वो नहीं आते, तो आपको काफ़ी सारा कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा एग्ज़ाम का. मैं बोलूँ ये आएगा ही आएगा जैसे इकोनॉमिक्स में, तो ऐसी बात नहीं, आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ के जाना पड़ेगा. नाउ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग एजेंसी से. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज़ नथिंग बट एक ऐसी एक एजेंसी होती है जो एडवर्टाइजिंग के लिए स्पेशलिस्ट बनी हुई है. ये क्या करती है, ये एक टेलर की तरह होती है. टेलर मीन्स आपकी ऐड को बनाना, आपकी ऐड को कैसे प्रेजेंट करना है, लोगों को कब करना है, कहाँ करना है और अपने क्लाइंट को किस तरीके से हैंड ओवर करना है, ये सारी की सारी बात आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बताएगी. एडवर्टाइजिंग एजेंसी बहुत सारे एफर्ट्स करती है अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट को बेचने के लिए. सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी कब आया था? टेलर 1786 में. उसके बाद उसको बढ़ावा दिया जेम्स जैम वाइट 1800 में. देन लंडन एंड रैनल एंड सन्स ने 1812 में. अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद क्या रखना है, सिर्फ ये कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कब दिया था, 1786 के अंदर. ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या है? एक ऐसी एजेंसी जो कि ये डिसाइड करती है कंपनी कब बनेगी, कंपनी एड्स कब बनेंगी, कैसे बनेंगी, कहाँ बनेंगी और कितनी देर की बनेगी, ये सब डिसाइड करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी. अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर लेके चलती हूँ, रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. क्या क्या रोल है? एडवर्टाइज को क्रिएट करना, उसकी रिसर्च करना, उसकी प्लानिंग करना. देखो जो वर्ड हाईलाइट करूँ ना वही वर्ड इम्पॉर्टेंट है और वही वर्ड नोट्स में अभी लिखते चलो. रीज़न बीइंग कि अगर अभी लिखते चलोगे ना तो आपको पेपर के टाइम में ना सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को पकड़ना है और उससे ही अपना एग्जामिनर को लेंथ कंटेन करनी है. नाउ टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट एज वेल एज द कस्टमर, ये डिसाइड करना कि फ्यूचर टाइम एक्शन में किस तरीके से आपकी एडवर्टाइजिंग और रन होने वाली है. अब आपको ये पढ़ाती हूँ, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि सारी कंपनी ये सारे काम ना खुद करती है. ऐड बनाना, ऐड प्रिंट करना, एडवर्टाइज करना टेलीविज़न पे या किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म पे. ना अब एक बात बताओ, जब कंपनीज खुद ही इतना सारा काम अकेले करती है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की नीड ही क्यों पड़ी? हाँ, अब पढ़ते हैं हम रीज़न कि हमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी की नीड क्यों पड़ी. क्योंकि भाई जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ना वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं. ठीक है, एक्सपर्ट हैं इन हिज फील्ड. द एजेंसी मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ दीज पीपल, अपने लोगों का सही इस्तेमाल कर सकती है उनके एक्सपीरियंस से, उनकी नॉलेज से. दे वर्क विद एन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव के माइंडसेट के साथ काम करते हो कि भाई उनका तो काम ही यही है, वो तो काम ही यही करेंगी. प्रोफेशनल्स, उनके पास प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इनका काम में मदद करते हैं. हायरिंग दैम लीड इन सेविंग द कॉस्ट को बचाते हैं, टाइम को बचाते हैं. तो ये हो गई आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी. दोबारा एक बार रिवाइज करो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि ऐड को बनाने से लेके ऐड को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती है. अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी 5 टाइप की होती है. सबसे पहले है फुल सर्विस एजेंसी. फुल सर्विस एजेंसी कौन सी होती है? लार्ज साइज एजेंसी, जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. एडवर्टाइजिंग का सारा काम वही करती हैं. उसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं. डेटा को गैदर करने से लेके, उठाने से लेके डेटा की पेमेंट करना, लोगों तक पहुंचाना, ये सारा काम फुल सर्विस एजेंसीज का होता है. नाउ नेक्स्ट की बात करूँ तो इंटरेक्टिव एजेंसी. वर्ड समझ में आ रहा होगा कि वो एजेंसी जो कि इंटरेक्शन के लिए काम करती है. इंटरेक्शन करेगी थ्रू टेलीफोन्स, थ्रू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल मैसेज के थ्रू, फ़ोन से, ईमेल्स के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या करेगी? इंटरेक्शन करेगी. फिर उसके बाद आता है क्रिएटिव बुटीक, जो बहुत क्रिएटिव होते हैं. कुछ एड्स को देख के ना आपको ये लगता होगा हाँ भाई ये ऐड तो बिल्कुल रियल लग रही है, एक्चुअल लग रही है. तो ये एक्चुअल एड्स बनाना, कॉपीराइट्स देना, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव पीपल. मीडिया बाइंग एजेंसी. मीडिया बाइंग एजेंसी कौन सी हो गई? जो कि एडवर्टाइजमेंट की जगह को खरीदती है.
एडवर्टाइजमेंट को सेल आउट करती है, शेड्यूल के स्लॉट्स डिसाइड करती है, भाई रेडियो स्टेशन में इतने से इतने बजे तक की ऐड आएगी, टेलीविजन चैनल्स में इतने से इतने बजे तक आएगी। फाइनली सुपरवाइज और चेक्स वेदर द एड हैज़ बीन टेलीकास्टेड एट ऑप्टेड, फिर उसको देख रेख करना, ये सारा काम मीडिया बाइंग एजेंसी का होता है। फिर इन हाउस एजेंसी ना एक तरीके की आपकी फुल सर्विस एजेंसी की तरह काम करती है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनको हायर कर लेती है और ये उनका सारा का सारा A to Z काम कर देती हैं। दीज एजेंसी वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स स्पेशलिस्ट टाइप की हो गई जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करेगी। अब आपको समझ आ गया होगा होपफुली एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होता है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के टाइप्स क्या होते हैं, उसका रोल क्या होता है। अब आप उसके एडवांटेजेस भी अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, ये सब एडवांटेजेस में भी आ गए रोल जो हो गए उसके। नाउ एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मेन। अब आते हैं इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के ऊपर। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग क्या हो गई? इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है एक ऐसी एडवर्टाइजिंग डिसाइड करना जो कि आपके बिजनेस को, आपके गोल को एक सेल्स में इंक्रीज लेके आए, नए कस्टमर से जोड़े, वही एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव कहलाएगी। ब्रांड की परसेप्शन करे, सेल्स को बढ़ाए, ठीक है, और लोग आपकी एडवर्टाइजिंग को देखकर लॉन्ग रन तक गेन कर पाए उस चीज को, ठीक है। एक्सपोजर, अमाउंट ऑफ एक्सपोजर डिटरमाइन व्हाट इज एंड इजंट वर्किंग अबाउट योर एडवर्टाइजिंग, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज में ना। उसके बाद देखो क्या बोला गया इसके अंदर, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, देयर आर सेवरल वेज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो कि एडवर्टाइजिंग के कैंपेन को डिसाइड करते हैं, जैसे कि सेट अ स्पेसिफिक गोल। सबसे पहले तो आपको गोल क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको इफेक्टिव बनना है तो आपको गोल क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो आपको गोल क्लियर करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम जो है वो 6th सेमेस्टर का, रीज़न कि मेरे पास और चांसेस नहीं होंगे, और रीज़न बहुत सारे रीज़न्स होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम को अपने पास करने के, तो वो एक तरीके का आपका गोल हो गया। फिर एनालाइज साइट ट्रैफिक। साइट ट्रैफिक का मतलब आपकी ऐड को लोग कहाँ से विजिट कर रहे हैं, कितना विजिट कर रहे हैं पर डे, पर वीक, है ना, उसकी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे रिपोर्ट्स तैयार करना, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि भाई हाँ मेरी कौन सी एडवर्टाइजिंग लोगों को समझ आ रही है, कितना वॉच हो रहा है उस एडवर्टाइजिंग को, कितना ट्रैफिक है उस साइट पे, समझ रहे हो। ये हो जाता है आपका एनालाइज साइट ट्रैफिक। फिर रिव्यू लीड क्वालिटी। रिव्यू लीड क्वालिटी का मीन्स लीड क्वालिटीज जो आपकी पोटेंशियल कस्टमर है ना, उनको रियल कस्टमर में कन्वर्ट करना, ये भी इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग देख के एक इंसान को मन करता है कि हाँ भाई ये कस्टमर, ये जो कस्टमर है ये प्रोडक्ट को वो ले लेगा, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से इनिशिएटिव लेते हैं। फिर उसको बढ़ावा देने का काम किसका होगा, आपका एडवर्टाइजिंग का। अब आप जो लीडिंग करोगे लीड कस्टमर को, अब वो ये किस तरीके से पता करोगे, अब क्या भाई पेजेस कितना ज़्यादा विजिट हो रहा है, कितना ज़्यादा लोग टाइम खर्च कर रहे हैं उसमें, कहाँ से वो पेज मिल रहा है लोगों को, ठीक है। उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका जो पेज रहने वाला है ना, जो आपका कह सकते हो जो आपकी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगी उससे कहीं ना कहीं। फिर देखो आगे, देखो इसको एनालाइज की मैट्रिक्स बिफोर एंड आफ्टर। कंपैरिजन करते हो, वर्ड सुना है कंपैरिजन। जब आप कोई भी चीज़ को, इनिशिएटिव को बनाते हो तो आप ना उससे पहले का और उससे बाद का रिजल्ट चेक करते हो। तो आप की मैट्रिक्स को एनालाइज करोगे बिफोर एंड आफ्टर। आपने कोई इनिशिएटिव लिया, उससे पहले और उसके बाद क्या असर हो रहा है उसको इनिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद सर्वे टेस्टिंग। सर्वे टेस्टिंग मीन्स कभी कभी आप लोग यूट्यूब पे जब कोई वीडियो वगैरह देखते हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप कुछ आप वॉच आउट करते हो तो आप ये देखते हो कि कभी कभी ना सर्वे आते हैं उसमें कि आप इस एडवर्टाइजिंग को किस तरीके से लेते हो, आप उससे क्या समझते हो, क्या नहीं समझते हो, आप जो व्यूअर्स है वो आपकी ऐड के बारे में क्या सोच रहा है। इससे भी कहीं ना कहीं आपकी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव बनेगी, है ना, समझ रहे हो। आइडेंटिफाई हाउ मेनी पीपल आपकी ऐड को देख रहे हैं, कितने स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड आउट हाउ व्यूअर किस तरीके से उस ऐड को लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किससे पता चलेगी, एडवर्टाइजिंग से ही पता चलेगी। गैदरिंग सर्वे डेटा,
सर्वे डेटा को गैदर करना, ठीक है। अब गैदर करोगे तो कितनी बार दिख रही है, कैसे दिख रही है, और पोटेंशियल लीड रिमेंबर योर ब्रांड, कितने लोग हैं जो कि आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करके दोबारा उससे परचेजिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक इज मीडिया शेड्यूलिंग। अब आप लोगों को ये लगेगा कि मैम भाग रहे हो, बच्चों सॉरी टू से बट भागना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मुझे ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना है, नॉट बिकॉज ओनली योर एग्जाम बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट, बट आई वॉन्ट यू टू प्रोवाइड द मैक्स टू मैक्स कंटेंट एज मच एज आई कैन। जितना ज़्यादा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूँ उतना प्रोवाइड करूँ, सिर्फ इम्पॉर्टेंट के बेसिस पे नहीं, ताकि तुम आप लोगों के जितने चैप्टर्स कवर हो सके उतने। नाउ मीडिया शेड्यूलिंग, तो आप लोग जिसको ज़्यादा लगे वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको स्पीड कम करके देख लो, ऐसा करके देख लो, लेकिन थोड़ा सा मैम फास्ट चलेंगी ताकि आपका फास्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप बहुत अच्छे से स्कोर करो। नाउ मीडिया शेड्यूलिंग की बात करते हैं। मीडिया शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि आप जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजिंग शो कर रहे हो ना, उसका शेड्यूल क्या है, उसकी बच्चों टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का, क्योंकि कंपनी शुड केयरफुली डिसाइड, कंपनी डिसाइड करती है क्या मीडिया, कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म पे कितने टाइम तक ये जो ऐड है वो चलने वाली है। तो एक तरीके से ये टाइम टेबल शो करता है। मीडिया शेड्यूलिंग इज सिंपली अ टाइम टेबल शोइंग कि टाइम डिसीजन कितना रहने वाला है, कितनी देर की ऐड होने वाली है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना कि स्टार्टिंग में जब ऐड चल रही होती है ना, जब नई कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो वो 1 मिनट की या 1.5 मिनट की होती है, फिर उसको कट करके 45 सेकेंड्स की कर देते हैं, फिर कट करके 30 सेकेंड्स की कर देते हैं। तो लोगों को ऐसे ही पता चल जाता है अच्छा भाई ये ऐड है इतनी देर की, मतलब इस ऐड का ये मतलब है, जब लोगों के दिमाग में उस चीज़ को बैठ जाता है। फ्रीक्वेंसी टू एडवर्टाइज का मतलब कितनी बार साल में, वीक में, महीने में कितनी बार ये एडवर्टाइजिंग आने वाली है, ये सब मीडिया शेड्यूलिंग के अंदर आता है। फिर टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग क्या है, हाँ टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग में देखो, टाइप्स ऑफ शेड्यूल में 2 कैटेगरी है यहाँ पे। एक मैक्रो, वैसे तो और भी अल्टरनेटिव शेड्यूलिंग है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो है, एक है मैक्रो शेड्यूलिंग और एक है माइक्रो शेड्यूलिंग। मैक्रो शेड्यूलिंग ना लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी और आपके सीजन बेस्ड होती है, ट्रेंड बेस्ड होती है, ब्रॉड पिक्चर बिजनेस साइकिल को दिखाती है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई काम को करते हो, एग्रीगेट में दिखाती है, बड़े लेवल पे दिखाती है ब्रॉड पिक्चर में। और जो माइक्रो होती है वो स्मॉल लेवल पे दिखाती है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो किस तरीके से शो होनी चाहिए। अब देखो रिलेशनशिप भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सो वन शुड स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशनशिप, टाइमिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर की अवेयरनेस, कंज्यूमर की अवेयरनेस लेके क्या सेल का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सेल से लेके क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंडिचर का। तो ये एक तरीके से आप लोगों को ये दिखा रहा है कि जो हम मीडिया शेड्यूलिंग करते हैं ना, जो हम मीडिया को कितनी बार जो एडवर्टाइजिंग है उसको कितनी बार शो करना है, कितनी बार उससे रिलेटेड वर्क करना है, ये सब बताती है। मीडिया शेड्यूलिंग में जो माइक्रो शेड्यूलिंग है वो आपको प्रॉब्लम कंसर्न विद एलोकेटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर किसके रिलेटेड, शॉर्ट पीरियड के रिलेटेड, ताकि उससे भी मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट हो सके। दूसरे वर्ड्स में बोलो तो प्रॉब्लम डील्स विद हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, गिवन टाइम में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को किस तरीके से डील किया जाए, ये पूरा का पूरा कौन बताती है, मीडिया शेड्यूलिंग बताती है। माइक्रो मीडिया शेड्यूलिंग, अलग अलग मीडिया और शेड्यूलिंग भी है, जैसे कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग, आपको एडवर्टाइजिंग मीडिया शेड्यूलिंग बताती है कि आपको 48 टेलीविज़न रेडियो स्पॉट्स पे 4 बार आएगी मंथ में, एक वीक में 4 बार आएगी या मंथ में 4 बार आएगी, वो बताती है आपको कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग। कंसंट्रेटेड एडवर्टाइजिंग क्या बताती है कि दिस शेड्यूल इन्वॉल्व्स गिविंग ऑल एडवर्टाइजिंग, हर एडवर्टाइजिंग एक ही टाइम पे सिंगल पीरियड पे सारी एडवर्टाइजिंग कितनी बार आएगी, जैसे कि जो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, दिवाली में ना 12 दिन के लिए 12 बार आएगी एक दिन में, कोई एडवर्टाइजिंग ऐसी है 12 बार आएगी एक दिन में। तो ये टाइप की जो एडवर्टाइजिंग हो गई वो कंसंट्रेटेड हो गई, जो स्पेसिफिक होती है। फिर फाइटिंग एडवर्टाइजिंग कौन सी हो गई, जो स्पेसिफिक इंटरवल्स पे आती है, हर आधे घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद,
हर 3 घंटे बाद ये आएगी आपकी फाइटिंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कंपनी विद सीजनल, साइक्लिकल और इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट फॉलो सच शेड्यूलिंग। वो शेड्यूलिंग प्रीफर करते हैं जो आपके ये होते हैं फाइटिंग एडवर्टाइजिंग, वो करते हैं जो कि सच शेड्यूलिंग कंपनी जिनके पास लिमिटेड फंड्स होता है वो फाइटिंग एडवर्टाइजिंग को शो करते हैं। पल्सिंग एडवर्टाइजिंग कौन सी हो गई, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंटिन्यूस का और फाइटिंग एडवर्टाइजिंग का। दोनों का जो होती है कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग लो वेट लेवल पे, जो कि हायर एक्टिविटी दिखा के हो, मतलब कंपनी जो होती है वो स्पेंड करती है कुछ पोर्शन एडवर्टाइजिंग का कंटिन्यूस के लिए और बाकी के लिए फाइटिंग एडवर्टाइजिंग के लिए छोड़ देती है। आगे देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वैसे वही दो हैं जो आपको मैंने बता दिए, माइक्रो और मैक्रो। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग शेड्यूलिंग, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से, बायर का टर्नओवर। बायर का टर्नओवर का मतलब है नए बायर्स जो नए मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं ना, बायर ज़्यादा होंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी रेट ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि जो नए बायर हैं वो हमारे पास आए। परचेज फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा बार आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा हो तो आप इतनी लिमिटेड एड्स दिखाओगे तब भी चलेगा। अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी परचेज रेट कम है तो आपको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग दिखाने की टाइमिंग पे मीडिया शेड्यूलिंग की ज़रूरत है ना। फॉरगेटिंग रेट, जल्दी आपका ब्रांड भूल जाते हैं लोग, तो आपको मीडिया शेड्यूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ऐड की। तो आगे आ गए, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है, ठीक है, तो आप ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे खर्च करोगे, कम है तो आप कम एडवर्टाइजिंग पे खर्च करोगे। लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको मीडिया शेड्यूलिंग एनी हाउ ज़्यादा करनी पड़ेगी। रीज़न बीइंग क्योंकि कंपनी फेस कर रही है बहुत ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा, मीडिया का मल्टीपल होना ज़्यादा, एडवर्टाइजिंग ज़्यादा, समझ रहे हो, मीडिया शेड्यूलिंग यहाँ पे ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग बजट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एडवर्टाइजिंग बजट है। एडवर्टाइजिंग बजट का मतलब होता है एक ऐसा बजट डिसाइड करना जिसके अंदर हम कुछ अमाउंट ना साइड पे रख देते हैं, कंपनी साइड पे रख देती है और फिर उससे प्लान करती है कि प्रमोशन कैसे होगा गुड्स और सर्विसेज का। मतलब 10 लाख रुपए मान लो एक प्लान किए और 10 लाख रुपए हमने साइड में रख दिए ताकि गुड्स और सर्विस की प्रमोशन के लिए काम आए। अब इसमें जो प्रमोशन करेंगे वो क्या करेंगे, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, मार्केट के सर्वे से लेके एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव्स, नए क्रिएटिव्स लेके उस पर काम करना, प्रिंटेड फॉर्म में प्रमोशन बाय वे ऑफ प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, रनिंग एंड कैंपेन। मीन्स एक काम नहीं है, इस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में 10 काम है, तो 10 काम को किस तरीके से मैनेज करना है वो एडवर्टाइजिंग बजट एक तरीके से आपको बताता है। और क्या बताएगा, एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ अ कंपनी किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एडवर्टाइजिंग का टाइप क्या रहेगा, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, कितने टाइप्स की एडवर्टाइजिंग मीडिया रहेगी। अब टाइप्स हो गए ना, आप प्रिंट फॉर्म में देना चाहते हो, आप डिजिटल फॉर्म में देना चाहते हो, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना चाहते हो, आप कैंपेन डालना चाहते हो। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो एनी हाउ क्या करेगी, ऐड ज़्यादा तो ऐड का बजट ज़्यादा। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस। अब आपने मान लो कि 10 लाख का बजट बनाया तो सबसे पहले तो आपने गोल डिसाइड किया। गोल डिसाइड करने के बाद एक्टिविटीज़ डिसाइड करोगे, इससे मैं कौन कौन सी प्रिंट मीडिया भी बनाना है, मुझे न्यूज़पेपर में भी देना है, टीवी में भी देना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी देना है। फिर इसके कंपोनेंट्स डिसाइड किए कि मैं ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा। फिर उसके बाद बजट अप्रूव्ड किया, इन सब को मिला के इसका 5 लाख है, इसका 3 लाख है, इसका 2 लाख है। ठीक है, अब कितने बच गए, इसका 2 करो फिर इसका 1, तो ये हो गए 5, 2 7 2 9 1 10। तो 10 लाख का बजट इस तरीके से फिर मैनेजमेंट ने इसको अप्रूव किया। अप्रूव करके आपको 5 2 2 1 आपको फंड्स मिल गए। फंड्स मिलने के बाद आप मॉनिटरिंग करोगे कि जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, जो भी आप मीडिया प्लेटफॉर्म पे खर्च कर रहे हो,
वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, है ना, एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिव है कि नहीं। फिर आगे देखो, एडवर्टाइजिंग बजट के मेथड्स कौन से होते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सेल्स। परसेंटेज ऑफ सेल्स मीन्स 10% अलग रख देते हैं, 12% अलग रख देते हैं। ये मतलब ये बिज़नेस जो कि ये ज़्यादातर वो बिज़नेस यूज़ करते हैं जो कि स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जैसे पिछले बजट का ना 10 लाख बजट था तो पिछले बजट का ना 10% रखेंगे या पिछले प्रॉफिट्स का 20% रखेंगे, तो इस तरीके से डिसाइड होता है आपका। फिर कॉम्पिटिटिव पैरिटी। कॉम्पिटिटिव पैरिटी का मतलब है कि कॉम्पिटिटर जो है वो कितना बजट रख रहा है। 10 लाख का उसने रखा, भाई जब कॉम्पिटिटर ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, तो ये 10 लाख का बजट। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क, पहले ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, उसके बाद बजट को डिसाइड करना, ये भी एक मेथड है। मार्केट शेयर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट रखना पड़ेगा, कम है तो कम। फिर उसके बाद ऑल अवेलेबल फंड्स, भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है इतने, तो चाहे आपका बजट ज़्यादा हो या कम हो, डिपेंड करता है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है। यूनिट सेल्स, कभी कभी ना पर प्रोडक्ट की कॉस्ट पे भी हम एडवर्टाइजिंग डिसाइड करते हैं पर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। मान लो एक पेन बनाना है मुझे और पेन पे जो मेरी एडवर्टाइजिंग लग रही है वो 2 रुपीज़ लग रही है, तो मुझे 1 लाख पेन बनाने हैं तो 1 लाख के हिसाब से 2 रुपीज़ को मैं इंटू कर दूंगी, तो वो उस हिसाब से आपकी एडवर्टाइजिंग होती है, ये यूनिट सेल्स है। अफोर्डेबल का मतलब जितना कंपनी अफोर्ड कर पाए उतनी एडवर्टाइजिंग करना, ये आपकी कहलाती है अफोर्डेबल। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट, और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर। अगर कंपनी का लोअर मार्केट शेयर है विल रिक्वायर टू स्पेंड मोर, समझ रहे हो। मार्केट शेयर ज़्यादा तो कम भी खर्च करोगे तो चलेगा, मार्केट शेयर कम है तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। कंपटीशन लेवल इंडस्ट्री का कैसा है, कंपटीशन लेवल अगर अच्छा खासा है तो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट, क्योंकि आप और अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हो जाओगे नहीं तो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट इन द इनिशियल प्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, मोर अमाउंट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जब वेल नोन होता है इनिशियल इंट्रोडक्शन स्टेज पे, ग्रोथ स्टेज पे आपको एडवर्टाइजिंग ज़्यादा रखनी पड़ेगी, लेकिन जब आप एक पीक पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो आप कम भी रखोगे तो चलेगा ना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के भी ऊपर भी है डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजिंग। फ्रीक्वेंसी, अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी है तो उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि आपकी एडवर्टाइजिंग कितनी रहने वाली है। फिर आ जाओ सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या बोल रहे हैं कि वन कैन स्टार्ट बाय मेकिंग प्रोफाइल्स। ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने प्रोफाइल बनाई, आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपने क्या किया, प्रमोशन करना शुरू कर दिया, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव मैनर है। रेफरल बेनिफिट, रेफरल बेनिफिट का मतलब है कि आप रेफ़र करते हो, आप कहते हो कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करोगे ना ये प्रोडक्ट तो आपको 2% का ऑफ मिल जाएगा। ऐसे होते हैं कई सारी एडवर्टाइजिंग के अंदर ना। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मीन्स आपने एक ब्लॉग को स्टार्ट किया और आपने अलग अलग कंटेंट के बारे में बताना अपनी ऑडियंस को शुरू किया, वो भी एक तरीके की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के अंदर आएगा। ईमेल मार्केटिंग, आपके पास हज़ारों ईमेल आते होंगे रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग, रिलेटेड टू मार्केटिंग, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके किससे रिलेटेड होते हैं, वो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कॉस्ट कम होती है। पे पर क्लिक ऐड, ये देखो ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना पे पर क्लिक, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक बार आया है। पे पर क्लिक ऐड को एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स में, तो आपको एटलीस्ट समझना तो पड़ेगा। आपको हर ऐड को जब भी क्लिक होगा उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रन हो रही है। बेस्ड ऑन सेलेक्टिंग टारगेट ऑडियंस, आपकी ऑडियंस तक वो अगर पहुंचा और उस पर क्लिक हुआ तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। द एड इज़ रन एंड रीच इज़ द ऑडियंस, और यही तरीका होता है जिससे ऐड रन की जाती है और वो अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचती है ना। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस पे, क्या क्या फ़ायदे हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत को समझता है कौन, बजट। बजट किसको समझता है, एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत को। ओवरऑल एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंस हैं वो कितने रहने वाले, ज़्यादा कम, एक्चुअल एक्सपेंस कितने रहने वाले हैं। बजट से एटलीस्ट आपको एक आइडिया तो मिलता है ना। एक्चुअल एक्सपेंस उसके या तो थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम होते हैं।
बजट जो है वो फॉलो करता है एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटीज़ को। एंड नो नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, कोई भी फालतू का खर्चा नहीं होता अगर आप प्लानिंग करके करते हो किसी काम को। ईच एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज कैप्ट अंडर सुपरविजन, हर एक एक्टिविटी पे निगरानी रखी जाती है, जिसकी वजह से एक कंट्रोल बना रहता है और कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कॉस्ट इतनी नहीं आती। अब इसी के अगर अपोजिट की बात करूँ ना मैं, तो देखो इसकी अपोजिट क्या होगी, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो मैंने बोला कि हर बजट एक्यूरेट नहीं होता, और कभी कभी जो बजट होते हैं वो अननेसेसरी कॉस्ट राइज करते हैं। इट मे बी कॉस्टली अफेयर्स फॉर कंपनी के लिए कॉस्टली होते हैं, और कुछ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है वो रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। मान लो सपोज 10 लाख का आपने बजट बनाया प्लस 1 लाख इसकी मैनेजमेंट के लिए खर्च किया, तो ये पूरा कितना, पहले 10 लाख मतलब 10 लाख आपका प्रोडक्ट के ऊपर आप कस्टमर से चार्ज करते थे, कहीं ना कहीं प्राइजेस में ऐड ऑन करते थे। अब आप 1 लाख और बढ़ा दोगे, 11 लाख अपने कस्टमर को प्राइस में ऐड करोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो प्राइजेस है उसको भी इंक्रीज करता है, जो कि एडवर्टाइजिंग करता ही है ना। दिस लेक्चर वीडियो के लिए इतना ही। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगी, आप लोग उसको ज्वाइन करना, PDF शेयर कर दूंगी। कभी कभी क्या रहता है बच्चों, माइंड से स्किप हो जाता है, तो मुझे एक बार रिमाइंड करा दिया करो, ताकि मैं वो टेलीग्राम पे तुरंत आपको अपडेट कर दूंगी उससे रिलेटेड। नाउ आप लोगों ने अगर मेरे सारे लेक्चर्स वीडियो देखे हैं रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग या रिलेटेड टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, किसी की भी बात करूं, तो मैं अपनी तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, दे रही हूँ आप लोगों को। आप लोग उसको गो थ्रू करो, नोट्स बनाओ, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसके थ्रू नहीं, जो बुक्स हैं आपके पास, जो आपको मटेरियल मिल रहा है यहाँ से वहाँ से पढ़ो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिवीजन ज़रूर करो बच्चों, क्योंकि आप कोई भी न्यू वीडियो देखते हो ना, उस पर लिखा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस लेक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप उसको देख के स्टार्ट कर देते हो। उसको देखने से पहले बच्चों जो आपने पहले पढ़ा है उसकी रिवीजन तो करो, पता लगे आपने जो पढ़ा है उसी में से पेपर बनाओ, और आप कहीं ना कहीं उसमें ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो, तो रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि मुझे बताना है आप लोगों को। आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग को उसका रिजल्ट मिलेगा, डोंट वरी, पेशेंस मत खो। एग्ज़ाम 3 जून को है, मुझे अच्छे से पता है, मैं आप लोगों के लिए इनिशिएटिव ले रही हूँ, और मोटिवेट बहुत ज़्यादा रखो अपने आप को, और इसके लिए ना मैनेजमेंट अच्छे से करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। इसी तरीके से आपका मैनेजमेंट हो पाएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, एक वीडियो का लिंक बता दो जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही हो। बच्चों इम्पॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता, पूरे फिर मैं इंडेक्स दे दूँगी, फिर आप बोलोगे, कमेंट करोगे मैम आपने तो पूरा इंडेक्स ही दे दिया, तो इस तरीके से नहीं होता। इम्पॉर्टेंट जितने भी मैं टॉपिक्स कवर कर रही हूँ विद सॉल्यूशन कर रही हूँ, ताकि आपको टॉपिक्स यहाँ से ढूंढोगे, फिर सॉल्यूशन उसके लिए कहीं और वीडियो जाओगे। क्यों भाई, मैं दे रही हूँ ना सब, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आराम से अपना जितना कंटेंट दे रही हूँ उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, जो बुक्स आपके पास है उससे पढ़ाई करो, जो कंटेंट आपको मिल रहा है PDF के फॉर्मेट में उससे पढ़ाई करो ज़्यादा के चक्कर में। और हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक्स को लिंक करना शुरू करो। जैसे अगर एडवर्टाइजिंग आ रहा है आपका टॉपिक, तो एडवर्टाइजिंग को पर्सनल सेलिंग से कैसे लिंक करना है वो करना सीखो। अगर मेरे पास टाइम रहा किसी लेक्चर वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगी कि कैसे लिंक करते हैं सॉरी फॉर दैट, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। लेकिन आप लोग अभी भी 4, 5, 6 दिन, 7 दिन या 3 दिन मान लो आपके पास हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लो, बस आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो मोर एंड मोर वीडियोज़ को, ताकि आप लोग के साथ आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट उठा सके इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी बच्चों।